आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप यह समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो वो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी खबरें तो दिखाई जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको रियलिटी एंटरटेनमेंट दिखाती हैं। लेकिन हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करना चाहते हैं। जी न्यूज से इस बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं। और आपको याद होगा, जब से 2 हफ्ते पहले यह टीआरपी घोटाला हुआ है, उसके बाद से अगले 12 हफ्तों तक टीआरपी जारी करने वाली जो एजेंसी है, जिसे बार्क कहते हैं, बार्क ने अगले 12 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी न करने का फैसला किया है। यानी अब 12 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी नहीं होगी। और आप जानते हैं, सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी के पीछे ही तो भागते हैं और टीआरपी लेने के लिए ही तो आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, इस तरह के डिबेट दिखाते हैं, जिनको सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं। तो क्या ये 12 हफ्ते हमारे लिए कुछ सुधार करने के लिए हैं? क्या हमें आत्ममंथन करना चाहिए? हमें लगा करना चाहिए। और तब हमने आपसे ये पूछा था कि आप जी न्यूज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और खबरों में किन मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। आप सब ने जो सुझाव हमें भेजे, हजारों की संख्या में हमें सुझाव मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, सोशल मीडिया पर आपने लिखकर भेजा है, अलग अलग तरीके से आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। और यकीन मानिए, हमने वो सब कुछ पढ़ा है, जो कोई भी कुछ आपने हमें लिखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, हमने सब कुछ पढ़ा है, उस पर बहुत गौर किया है हमने। और जो कुछ आपने हमें लिखा, उसमें सबसे ऊपर था रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा। ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि ये कोरोना संकट के बाद अब अगला बड़ा संकट यही है। हमने इस पर बहुत विचार किया और सोचा कि हम इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकते हैं, सूचना देने में क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का जो पहला काम होता है वो होता है आप तक सही सूचना पहुंचाना। पूरा विचार करने के बाद हमारी टीम ने पूरा विचार किया, आपस में बातचीत की और हमने ये तय किया कि जी न्यूज रोजगार के मुद्दे को अब सबसे ऊपर प्राथमिकता देगा और देश के युवाओं को यह बताएगा कि नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए कहां और कितने अवसर इस समय उपलब्ध हैं। जो लोग न्यूज चैनल्स पर चीखना, चिल्लाना, उछल कूद और नाच गाना देखने के आदी हो चुके हैं, हो सकता है उन्हें हमारी ये मुहिम काफी बोरिंग लगेगी, क्योंकि शायद वो सूचनाओं के लिए न्यूज चैनल्स पर अब आते ही नहीं। लेकिन रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है।
अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में यानी पिछले साल कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। 2019 में ही भारत में 10,000 किसानों ने भी फसल खराब होने और कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोच सकते हैं इन सारे लोगों के परिवार कैसे टूट चुके होंगे। और यहां ये सब हम आपको वो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान कमाई का जरिया ना होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश ये तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए। लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग बिल्कुल सही है। मांग तो उठती है कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करे, लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं? क्योंकि कोई ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए हम अब आपकी आवाज बनना चाहते हैं। हमें बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा भी है और हमें जो लोग मिलते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम इस तरह के मुद्दों को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारा फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं। हम लिख लिख कर परेशान हो गए, लेकिन न्यूज चैनल्स अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इसलिए हम जी न्यूज पर आज से रोजगार समाचार नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारी इस मुहिम को समर्थन देंगे तो यकीन मानिए ये स्थिति बदल सकती है। हम ये कैसे करेंगे, पहले आप इसकी एक झलक देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आज हमारे पास आपके लिए रोजगार के कौन कौन से समाचार हैं। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, और यह भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। न्यूज चैनल्स आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी होती है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है आप तक सूचना पहुंचाना, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो होती है जो आपके काम की सूचना हो, आपके मनोरंजन की नहीं, आपके काम की सूचना हो, आपके परिवार के काम की सूचना हो। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप जरूर बनिए और जी न्यूज की इस मुहिम को अपने दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तेदारों तक आप जरूर पहुंचाएं, ताकि जिन्हें भी रोजगार की तलाश है उन तक ये जानकारी पहुंचे और दिन भर वो जी न्यूज देखें, क्योंकि दिन भर हम अपने हर कार्यक्रम के अंत में आपको 2 मिनट के लिए रोजगार के समाचार हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप रोजगार कैसे ले सकते हैं। फिलहाल रोजगार के सबसे ज्यादा जो अवसर हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, बीपीओ, आईटी सेक्टर और कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध है। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध रोजगारों की संख्या कम हुई है। इस साल की शुरुआत से लेकर सितंबर महीने तक भारत में रोजगार की दर क्या थी, उसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। पहले चरण में हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी इस मुहिम में प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध नौकरियों के बारे में भी आपको बताएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे चलकर अपनी इस मुहिम का और विस्तार करें और भविष्य में इस मुहिम में हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को भी आपके लिए शामिल करें। आपकी योग्यता 8वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक की क्यों ना हो, हम आपको आप सब के लिए उपलब्ध
रोजगार के अवसरों के बारे में लगातार बताते रहेंगे, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। भारत के लोग और खासकर युवा रोजगार की खबरों को क्यों प्राथमिकता देना चाहते हैं, इस बारे में हमने आम लोगों से बात की, युवाओं से बात की, उनके माँ बाप से भी बात की। उन्होंने क्या कहा आज आप सबको सुनना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे देश में लोगों की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा, 3 महीने इंटर्नशिप करी और यही था कि मैं एज एन एम्प्लॉय हो जाऊंगी, बट कोविड की वजह से कुछ हो नहीं पाया। फिर मैंने कोविड के बाद एक और चांस दिया और स्टिल मैं भी इंटर्नशिप ही कर रही हूँ इस बेसिस पे कि मैं 3 महीने बाद इंटर्नशिप करके एज ए रेगुलर एम्प्लॉय क्रिएट। मैं जब पास आउट हुआ तो मुझे इतनी जॉब ऑफर हुई नहीं, उनको सबको पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता था। लेकिन फिर जब मैंने इंटर्नशिप की, मैंने कहा कि इंटर्नशिप आप मुझे करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी इंटर्नशिप के लिए भी हमारे पास कोई प्लेस है नहीं, अगर आपको फ्री में हमारे पास काम करना है तो आप फ्री में कर लीजिए। तो मैंने फ्री में भी हाँ कर दिया था। लेकिन जब 3-4 मंथ्स हो गए इंटर्नशिप मुझे करते करते, मेरा काम भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उनके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके अभी हमारे पास सफिशिएंट प्लेस नहीं है कि प्रॉपर हम एक जॉब ऑफर करें आपको, तो उन्होंने फिर मुझे इंटर्नशिप से भी हटा दिया। कई लोगों के लिए है, पर कई लोगों के लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है सैलरी कट रही है कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट जॉब तो है। तो जॉब सिक्योरिटी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर दैन थिंकिंग कि हाँ सैलरी आ रही है या नहीं आ रही है। सैलरी कम आ रही है कोई बात नहीं, आप अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हो, पर अगर जॉब ही हाथ में नहीं है तो सैलरी भी नहीं होगी। हम ग्रेजुएट्स की समस्या तो ऐसी हो गई कि 120 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी पे जैसे किसी ने एकदम से ब्रेक मार दिया हो। अब मन में हमेशा यही सवाल चलता रहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कैसे कर पाऊंगी अपना करियर सिक्योर। अभी जब हम वहाँ वर्किंग है तो अभी भी हमें वहाँ पे 50% सैलरी मिल रही है। जॉब के कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन हमारी कंपनी भी खुद निकाल रही है लोगों, काफ़ी सारे लोग निकल भी चुके हैं। सिर्फ 7-8 15-20 लोगों की टीम में सिर्फ 7-8 लोग रह चुके हैं अभी। तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और इधर ही बेंगलोर में जॉब के लिए आया, लेकिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं अपने सिस्टर के घर रहा। अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही बेंगलोर में। किसी भी कंपनी में जाओ इंटरव्यू देने के लिए तो लोग बोलते हैं कि नो वैकेंसी। बहुत सी कंपनीज में ट्राई करा था, कुछ नहीं हुआ। सब कंपनीज निकाल रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। रिक्रूट हुए थे एक बार तो फिर उसमें निकाल रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने जॉब से निकाल दिया। जॉब की अब तो कुछ उम्मीद नहीं है। सब कंपनियों में ट्राई करा, सब कंपनियां निकाल रही हैं। मना कर देती कि अब रिक्रूटमेंट नहीं ले सकते हम, कोरोना कारण लॉस में है सब कंपनी इस टाइप से। इसलिए इस कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो स्टूडेंट्स हुए हैं, क्योंकि उनको अपने भविष्य का पता नहीं है, उनको एक्चुअल किस रास्ते पे जाना है। एक्चुअल में सर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं लेकिन पेपर समय पे नहीं होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ड्यू टू कोरोना वो ज़्यादा परेशान है। हम यहाँ इस मुद्दे पर जी न्यूज़ पर लंबी कई घंटों की बहस नहीं करना चाहते, किसी से सवाल नहीं करना चाहते, किसी से आपको हम कोई कान फोड़ू, आपके कान के पर्दे फाड़ देने वाली डिबेट नहीं करना चाहते, किसी की ट्रोलिंग नहीं करना चाहते। शांत तरीके से एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं, सकारात्मक मुहिम। उसमें आपका साथ मांग रहे हैं और हम अपने स्तर पर यह पूरा डेटा खोजेंगे, इसे प्रोसेस करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, सरकारी सेक्टर का हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, डिसऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, और आपके सामने हम पेश करेंगे। आप जी न्यूज़ देखिए और इनमें से कोई भी नौकरी में अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं, आप इन नौकरी के हकदार हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कीजिए। एक छोटी सी हमारी कोशिश है, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना आपका समय बर्बाद किए। और इसीलिए मैंने आपको कहा इस पर हम कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शो नहीं करने वाले हैं, कोई बहस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहस हम यहां तो कर लेंगे, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, किसी का अपमान भी हो जाएगा, किसी से सवाल भी पूछ लेंगे, लेकिन नौकरी मिलेगी क्या? सवाल है नौकरी मिलेगी और जवाब है नौकरी तब भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपके जीवन के सिर्फ 2 मिनट लेंगे और जैसा हमने आपको बताया जी न्यूज़ के हर प्रोग्राम के आखिर में 2 मिनट हम रोजगार की समस्या को देंगे और आपको वो पूरा डेटा बताएंगे कि आज कहां पर नौकरियां उपलब्ध हैं। शुरुआत हम सरकारी सेक्टर से कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका और आगे हम विस्तार करेंगे। किसी परिवार में जब किसी एक सदस्य का भी रोजगार चला जाता है तो उस पूरे परिवार पर संकट आ जाता है और पूरा परिवार एक तरह से टूट जाता है। हम परिवारों को बिखरने से रोकने के लिए एक छोटी सी कोशिश
आज से शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि रोजगार से जुड़ी आपकी चिंताओं का जितना हो सके, जितना हम कर सकते हैं, उतना समाधान हम आपको दें। अगर आप भी इस समय किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो उससे जुड़ी जानकारियां इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो ये जानकारियां नोट कर सकते हैं। अगर आप योग्य हैं तो आप इन नौकरियों के लिए आवेदन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और इसे अपना एक रूटीन बना लीजिए। आप हर रोज जी न्यूज देखिए और हर रोज जी न्यूज आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में नौकरियों के बारे में जरूर बताएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इस मुहिम को कितना बड़ा मुहिम बनाना चाहते हैं, कैसे आप अपने परिवार, अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। और आज हम आपके साथ मिलकर यह तय करना चाहते हैं कि क्या इस देश में हमेशा नेगेटिव न्यूज ही ट्रेंड करेगी? कान फाड़ देने वाला जो बहस है, आपके कान के पर्दे फाड़ देने वाली बहस, क्या वही ट्रेंड करेगी? अगर इस तरह की कोशिश की जाए तो क्या उनके बारे में लोग बात नहीं करेंगे? क्या वो ट्रेंड नहीं करेगा? इसलिए हमें यह लगता है कि भारत के 25 करोड़ परिवारों का समर्थन हमें मिलेगा और हमारा समर्थन उन 25 करोड़ परिवारों के साथ है जो इस समय किसी न किसी मुश्किल में है या नौकरी ढूंढ रहे हैं। भारत में हर दिन 10 लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करते हैं, तो हर दिन 10 लोग ड्रग्स की लत की वजह से भी आत्महत्या करते हैं। लेकिन अब हम आपको जिस परिवार की कहानी सुनाने वाले हैं, उसके किसी सदस्य ने ड्रग्स की वजह से आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन यह परिवार ड्रग्स के तस्करों के जाल में फंसकर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ड्रग्स के तस्करों ने इस परिवार के 2 सदस्यों की हनीमून ट्रिप स्पॉन्सर करने के नाम पर इन्हें फंसा लिया और अब सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में ये पति पत्नी मिडिल ईस्ट के एक देश कतर की जेल में 10 साल की सजा काट रहे हैं। ये यहां से गए तो थे हनीमून के लिए, लेकिन सीधे गए जेल, कतर की जेल में। जेल में ही इस महिला ने एक बच्ची को जन्म भी दिया और अब इस बच्ची का भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा है। यह खबर उन लोगों को भी ध्यान से देखनी चाहिए जो सस्ते में या मुफ्त में विदेश यात्रा कराने वालों के लालच में आ जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इस मुफ्त विदेश यात्रा के नाम पर उनसे ड्रग्स की तस्करी भी कराई जा सकती है। यह कहानी पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी, जब मुंबई में रहने वाले मोहम्मद शरीक और उनकी पत्नी ओनिबा कौसर को उनकी एक रिश्तेदार अपने खर्च पर हनीमून पर भेजती है। इस रिश्तेदार का नाम है तबस्सुम कुरैशी। तबस्सुम रिश्ते में मोहम्मद शरीक की बुआ है और बुआ ने अपने भतीजे से कहा कि मैं तुम्हारी हनीमून ट्रिप को स्पॉन्सर करती हूं। तबस्सुम इस पति पत्नी को लालच देती है कि वो अपने खर्च पर उन्हें कतर भेज रही है, लेकिन शर्त भी एक रखती है और शर्त यह है कि इन्हें अपने साथ तंबाकू के कुछ पैकेट ले जाने होंगे जिसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। मोहम्मद शरीक और उनकी पत्नी ओनिबा इसके लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त में ट्रिप मिल रहा है, उन्हें हवाई जहाज की टिकट मिल रही है, क्योंकि विवाह के बाद ये दोनों हनीमून पर जा नहीं पाए थे और अब मुफ्त का हनीमून मिल रहा था। जिस समय इन दोनों के पास ये ऑफर आया तब ओनिबा प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। लेकिन पिछले 6 जुलाई को ये दोनों जैसे ही कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जेल में डाल दिया गया। इनके पास से आखिर ऐसा क्या मिला कि इन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार किया गया और फिर जेल में डाल दिया गया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप मोहम्मद शरीक और उनकी बुआ के बीच फोन पर हुई उस बातचीत की एक रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें इनकी बुआ अपने साथ इन्हें एक बैग ले जाने के लिए कह रही है और इस बैग की वजह से ही आज ये पति पत्नी जेल में है। करेगा, देखो अभी आएंगे शाम में लोग मिलने, शायद भाई तुमसे आ जाएंगे या फिर डायरेक्ट कॉल करेंगे। कल सुबह तुमको फिर लेने आएगी कार, तो फिर कैसा कल कार लेने आएगी, वही इनोवा आएगी और क्या नाम है, फिर रूम पे लेके जाके कपड़े जो है ना सब सेट करके फ्लाइट वहाँ तक छोड़ेंगे एयरपोर्ट तक। ओके सर फूफा मैं क्या पूछ रहा था, ये जो सामान देते हो क्या रहता है, मतलब वही सब मानिक चंद वगैरह ही रहता है। अभी देखिए 2 जन गए ना, अफरोज, इन लोग को ही भिजाइए। उन लोग को मतलब अभी सब काम बहुत स्लो चल रहा है ना बेटा, पैसे सब कम ही कर दे रहे, तो जैसे बेचारे सबको चल, सबका बेचारों का रोजी चले यार, अल्लाह ताला अपने को तो ऐसा ही है। मतलब मानिक चंद वगैरह रहता है? हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है।
नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा ये? नहीं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ तो नहीं गोल्ड तो बेटा, गोल्ड तो अपन लेकर आते हैं मेरा बच्चा, वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है, एकदम फ्री होके आना है। नहीं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, 2-2 बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना, अपने बैग फौरन उठाने के। हाँ अपने बैग उठाने का है दोनों, और फिर अपने को सीधा सामने ही एग्जिट है ना ये, हाँ एग्जिट है, फटाफट निकल जाने का है। हाँ अपने फिर वहाँ पर जो बॉम्बे और एयरपोर्ट जैसा तो नहीं है ना वहाँ पे, वो चेक करना पड़ता है? नहीं अपने को कैसा है वहाँ पर, सीधा अपने को बैग जो अपन को जो अपनी चेकिंग हो क्या आती है, जैसे कैसे अपन तो अपन डायरेक्ट जाते हैं मशीन में जाते हैं, वो है क्या मशीन में अपना बैग जो आ जाएगा, डायरेक्ट बैग उठाए और चले सीधा सामने, डायरेक्ट बेल्ट पे आएगा, फिर बेल्ट पे डायरेक्ट बेल्ट पे डायरेक्ट बेल्ट पे आएगा, अपने इस पे रखो ट्रॉली तो निकल लो, सीधा सामने ही है। ये बॉम्बे इधर बॉम्बे और एयरपोर्ट पे बॉम्बे जैसा नहीं है रे, अपने जैसा नहीं है, जरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वो मैं पूछ रहा था बॉम्बे जैसा, थोड़ा पूछ लूं क्या सामान क्या रहेगा। नहीं मैं बताई ना, अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन जरा भी नहीं लेना, बस पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपने निकल जाने का, अल्लाह का नाम लेके, कोई टेंशन नहीं बेटा। ये फोन की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद शरीक को इस बात का शक तो था कि कहीं जो बैग उनकी बुआ उन्हें कतर ले जाने के लिए दे रही है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है और उसमें कुछ गैर कानूनी तो नहीं है। लेकिन उनकी बुआ ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। इस बातचीत के कुछ दिन बाद मोहम्मद शरीक ने एक बार फिर अपनी बुआ को फोन किया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती है और चेकअप के बाद डॉक्टर ने लंबी दूरी की यात्रा न करने की सलाह दी है। और कुल मिलाकर वो अपनी बुआ को यह समझा रहे थे कि वो अभी इस हनीमून पर नहीं जाना चाहते और वो यानी अपनी बुआ को कह रहे हैं कि वो इस ट्रिप को कैंसिल कर दें। लेकिन उनकी बुआ ने मीठी मीठी बातें करके उन्हें कतर जाने के लिए तब भी राजी कर लिया। अब आप ये बातचीत सुनिए, आप समझ जाएंगे कि कई बार किसी जान पहचान वाले के झांसे में आना कितना भारी पड़ सकता है। अच्छा फ्लाइट डायरेक्ट या बॉम्बे की रहेगी ना? हाँ बॉम्बे, पागल हो गए, कुछ भी नहीं लाना वहाँ। तो संडे की है कि संडे की है कि सैटरडे देख, हाँ तुम लोग संडे को आ जाओगे, संडे दोपहर में तो आ भी जाओगे। संडे दोपहर में आ भी जाएंगे? हाँ आ जाएंगे तुम लोग। तो खाली फ्राइडे कल वहाँ रहना है? फ्राइडे से हाँ बस, और एक दिन तो खाली ये है मेरा बच्चा, पूरा मैनेज कर लो यार प्लीज। मतलब बहुत नहीं हो जाएगा मेरा भी पूरा काम का ना, मतलब ऐसा हो जाएगा मेरा काम भी पूरा बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ ओके। इस पति पत्नी को यह बैग बेंगलुरु में दिया गया था और वहीं से इन दोनों ने कतर की राजधानी दोहा के लिए ये फ्लाइट पकड़ी। लेकिन जब ये दोनों एयरपोर्ट पर उतरे तो इनके इसी बैग से 4 किलोग्राम हशीश मिली, जो एक प्रतिबंधित ड्रग है। इसके बाद इन दोनों को सीधे जेल में डाल दिया गया और कतर की एक अदालत ने इन दोनों को 10 साल की सजा सुना दी और दोनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस बीच इस साल मार्च के महीने में ओनिबा ने एक बच्ची को जन्म दिया और अब इस बच्ची की परवरिश भी इसी जेल में हो रही है। आप सोचिए कितनी दुख भरी कहानी है ये। जब मोहम्मद शरीक के परिवार को इन दोनों की गिरफ्तारी का पता चला तो मोहम्मद शरीक के पिता कतर गए और अपने बेटे को बचाने की कोशिशों में जुट गए। इसके लिए उन्हें एक वकील भी हायर करना पड़ा और इस कानूनी लड़ाई में उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। जितना भी पैसा बचाया था सब चला गया। इसके बाद ओनिबा के पिता ने इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी से इस मामले में मदद मांगी। उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया कि कैसे उनके बच्चों को फंसाया गया है। उनकी जो चिट्ठी है वो इस समय मेरे हाथ में है। इस केस को हमने बहुत स्टडी किया, इसके सारे पेपर्स की हमने जांच की और बहुत सोचा कि इस केस को हमें टेकअप करना चाहिए, आपके सामने बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। और हमारी पूरी टीम ने, जी न्यूज़ की टीम ने, जब हमने न्यूज़ रूम में इसके बारे में बात की तो हमें यह लगा कि इस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए। और इन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठी लिखी थी और डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है। जो लड़की है ओनिबा कुरैशी शकील अहमद, जिसकी उम्र 29 साल है, उन्होंने लिखा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बेकसूर हैं। माई चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड हैव बीन ड्यूप्ड एंड डिसीव्ड बाय अ लेडी
फिर लेडी का नाम लिखा हुआ है जो कि उनकी असली बुआ है, और उसने इन बच्चों को किसी तरीके से फंसा दिया और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। दोनों 29 साल के हैं, समझ नहीं पाए, अपनी बुआ पर विश्वास कर लिया और उसके बाद वहां जाकर ये फंस गए और अब 10 साल इन्हें जेल में रहना पड़ेगा। एनसीबी ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि मोहम्मद शरीक की जिस बुआ ने उन्हें और उनकी पत्नी को इस हनीमून ट्रिप पर भेजा था वो असल में एक ड्रग पेडलर थी। उसका धंधा था ड्रग्स बेचने का और निजाम कारा नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में वो ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी और इसके लिए वो लोगों को मुफ्त विदेश यात्रा का लालच देकर उनके सामान में ड्रग्स छिपाकर भेजा करती थी। पिछले वर्ष सितंबर में जब इन दोनों ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया तब इनके पास से 13 ग्राम कोकीन भी बरामद हुई थी। फिलहाल एनसीबी कतर की सरकार के संपर्क में है और इस पति पत्नी को जेल से छुड़ाने की कोशिश चल रही है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इनको नॉलेज नहीं थी कि इनके बैग में क्या है। इसी बेसिस पे हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ किया एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद भी व्हेन डीजी राकेश अस्थाना सर को कंफर्म हो गया कि ये एक केस इनोसेंस का है, कॉन्शियस पोजीशन का नहीं है, उसके बाद इमीडिएट एक्शन लेने के बाद हमने ट्राई कर रहे हैं कि इन इनोसेंट कपल को इंडिया वापस लाएं। जब वो वहाँ पहुँची थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वहीं जेल में ही उसने बेटी को बर्थ दिया। अब नियरली उनकी बेटी वहाँ पे 1 साल की हो चुकी है, जो कि फॉर नो रीज़न ऑफ हर्स और हर पेरेंट्स वो एक जेल में बैठे। अभी फिलहाल यहाँ से आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा कि एनसीबी ने अपने एंड पे जितनी इन्वेस्टिगेशन करी है, कोई और एजेंसी ने इस सिंडिकेट की इन्वेस्टिगेशन कर रखी हो, क्योंकि ये सिंडिकेट का ये एक कंपोनेंट है जो कि बड़ा सिंडिकेट है, कासरगोड नेटवर्क है ये। तो जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स हैं, हमारे पास हों किसी और के पास हों, बट होलिस्टिकली एज अ नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम उसको होलिस्टिकली प्रेजेंट करके we'll be presenting it to diplomatic channels through MEA and PMO and our senior formation is doing our best for getting it done. नहीं जा सकते पप्पू, आप ऐसा मत वो करो, डॉक्टर ने मना करा। लेकिन उस टाइम उसने कैसा उन लोगों को बोली कि नहीं मेरा टिकट आ गया, मेरा रहम करो, मेरा गरीब मतलब क्या मेरा तुम लोग जाकर आ जाओ, ऐसा कुछ बोलने लगी। तो वो उन लोग उसकी बातों में कुछ ऐसे आ गए कि उन्हें मना नहीं कर। अर्जेंटली जब वो लोग मान गए, 2 दिन उन लोगों को फोर्स करी और फिर जब वो लोग मान गए तब मेरा बेटा आता था ऑफिस से 6:30 बजे। हाँ, तो 6:30 बजे आता था तो नीचे उसकी लड़की खड़ी थी बैग लेके। उससे पहले उसकी लड़की तनाज, मेरी ननन की लड़की तनाज खड़ी थी नीचे बैग लेके। जब शारिक चढ़ने वाला था ऊपर कि ये भाई तुम ये बैग में ही कपड़े लेके जाना, ये बैग में ही लेके जाना, अपने बैग में कपड़े नहीं लेके जाना। हालांकि मेरी बहू ने 6 बैग निकाल कर रखी हुई थी, ये पता नहीं कौन सा बैग ले जाना पड़े, अपने खुद के पर्सनल बैग निकाल के रखी हुई थी, लेकिन उसकी लड़की ने वो बड़ा सा बैग, मैला सा बैग दी और बोली कि भाई इसके अंदर ही आपको लेके जाना है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, एनसीबी के लिए ये बहुत आसान था फैसला ले लेना कि क्योंकि इनके बैग से ड्रग्स मिली हैं, इन्हें सज़ा मिली है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए और इन दोनों लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारे लिए भी ये बड़ा आसान सा केस हो जाता, लेकिन हमने ये सोचा कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। कुल मिलाकर फ्री में हनीमून यात्रा पर जाने का लालच एक हंसते खेलते परिवार पर भारी पड़ गया और देखते ही देखते एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। आप सोचिए, जो बच्ची जेल में पैदा हुई है उस बच्ची का क्या कसूर था। हमारे परिवारों में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है और ज़्यादातर लोग रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 34% आत्महत्याएं इन्हीं रिश्तों की वजह से होती हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जिन रिश्तों को हम सबसे ऊपर मानते हैं वही रिश्ते कई बार आपकी खुशियां उजाड़ने की भी कोशिश करते हैं। जो कहानी आज हमने आपको सुनाई है वो एक ऐसे पीड़ित परिवार की है जिन्हें हमारे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है और आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां डालते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि सरकार और हमारे देश की एजेंसियां अल्पसंख्यकों की कई बार मदद नहीं करती। लेकिन ये खबर ऐसे लोगों की आंखें खोल सकती है जिन्हें यह वहम है कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुनी नहीं जाती। भारत का हर नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो बराबर है।
हमारे लिए भी, यानी मीडिया के लिए भी, सरकार के लिए भी और हमारे देश की जितनी एजेंसी हैं उनके लिए भी। ये पति पत्नी इस समय कतर की जेल में बंद हैं। 10 साल की सजा इन्हें दी गई है और इनके साथ एक छोटी सी बच्ची है। एनसीबी की जांच में यह साबित हो चुका है कि कैसे इन दोनों को फंसाया गया था। इसलिए हम आज आप सब के माध्यम से कतर की सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि वो इस मामले पर गौर करे। हर साल 18 दिसंबर को कतर में नेशनल डे मनाया जाता है और अपने नेशनल डे के मौके पर कतर के शासक आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जेल में बंद लोगों को माफी देते हैं। हर साल वो कुछ लोगों को माफ करते हैं। हम कतर के आमिर शेख से आज ये अपील करना चाहते हैं कि अगले इस दिसंबर में अपने नेशनल डे के मौके पर वो भारत के इस पति पत्नी को माफ कर दें और इन्हें इनके देश वापस भेज दें। इनसे बहुत बड़ी गलती तो हुई है, लेकिन ये गलती इनसे अनजाने में हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची का जो भविष्य है, जो अभी छोटी सी बच्ची है, उसका भविष्य भी बिल्कुल अंधकार में है। तो कतर की सरकार से भी हमारी ये अपील है कि वो इस परिवार को टूटने से बचाए। भारत सरकार से और एनसीबी से भी हम ये अपील करना चाहते हैं। एनसीबी ने अभी तक इसमें बहुत अच्छा काम किया है। एनसीबी को, आपको याद होगा, एनसीबी अभी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के बारे में पूरे देश को बताया था और उस पर कई बड़े बड़े खुलासे किए थे, पूछताछ की थी। बहुत लोगों को अच्छा लगा था, बहुत लोगों को खराब भी लगा था, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन ये जो एजेंसीज होती हैं ये कई बार अच्छा काम भी करती हैं और ये जो अच्छे काम होते हैं ये कभी आप तक पहुंचते नहीं, क्योंकि हम जो मीडिया में लोग हैं वो भी आपको बड़े बड़े विवादों के बारे में बताते हैं। जब कोई ख़राब काम होता है तभी आपको बताते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो खबर मानी ही नहीं जाती। इसलिए इस ट्रेंड को भी आज से हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है। अगर आप सब चाहें और मिल जाएं तो ये 30 साल के जो पति पत्नी हैं, जिनका अभी पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है, इनकी हम मदद कर सकते हैं। लालच किसी परिवार को कैसे तोड़ता है आपने देख लिया, लेकिन लालच एक देश को भी तबाह कर सकता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पड़ोसी पाकिस्तान। भारत की जमीन पर कब्जा करने का लालच पाकिस्तान ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में एक बार फिर दिखाया था और यह लालच पाकिस्तान की सेना पर कैसे भारी पड़ा, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया है। 1999 का जब यह युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, तब नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पहली बार यह माना है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक भूखे प्यासे लड़ रहे थे और उनके पास लड़ने के लिए हथियार तक मौजूद नहीं थे। यह पाकिस्तान की वो सच्चाई है जिस पर वो अब तक पर्दा डालता रहा है और अब उस समय का प्रधानमंत्री खुद दुनिया को यह बता रहा है। पिछले कुछ दिनों से नवाज शरीफ लगातार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और अब उन्होंने कारगिल युद्ध की सच्चाई दुनिया को बता दी है। 1999 में कारगिल युद्ध के समय नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे उस समय। नवाज शरीफ के मुताबिक कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों की मौत के लिए पाकिस्तान के ही कुछ जनरल जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप नवाज शरीफ की ये बातें सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 21 साल के बाद नवाज शरीफ ने कारगिल का ये सच बताने का फैसला क्यों किया, अब तक क्यों छुपाया और आज अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो नवाज शरीफ की ये बातें सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि नवाज शरीफ अचानक से बड़े शरीफ हो गए हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि वो पाकिस्तान का पूरा सच बता रहे हैं या आगे भी बताएंगे। 1999 में पाकिस्तान की फौज कारगिल की चोटियों पर मौजूद भारतीय पोस्ट पर धोखाधड़ी से कब्जा कर रही थी। उस समय इसके आर्किटेक्ट नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ की जोड़ी थी। यानी एक तरह से कारगिल युद्ध का पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ का एक जॉइंट वेंचर था, जिससे अब नवाज शरीफ मुकर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और यही बात अगर आप जनरल परवेज मुशर्रफ से भी पूछेंगे, वो भी इससे इनकार कर देंगे। अब वो भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और हैरानी की बात यह है कि नवाज शरीफ इस समय लंदन में बैठे हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान में नहीं है, वो इस समय दुबई में बैठे हैं और उनकी तो काफ़ी हालत ख़राब है इस समय। हालांकि एक होशियार नेता की तरह नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को जनरल मुशर्रफ का प्लान बता दिया। अगर तब पाकिस्तान की सेना कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने में सफल हो जाती
तो संभव है कि नवाज शरीफ आज इसका पूरा श्रेय खुद ले रहे होते और पूरी दुनिया को यह बता रहे होते कि यह मेरा आइडिया था। अब आपको कारगिल युद्ध की 5 बड़ी बातें बताते हैं। शायद आप भूल गए होंगे, 1999 की बात है। 21 साल पहले मई 1999 में पाकिस्तान सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में मौजूद कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। यह हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। उस समय अगर ऐसा हो जाता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी रसद या सप्लाई नहीं पहुंचती और यह इलाका पूरी तरह भारत से कट जाता। कारगिल की लड़ाई में ही पहली बार बोफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ और इससे पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान हुआ था। 60 दिनों से ज्यादा चले कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने लगभग 2.5 लाख राउंड्स फायर किए थे। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी युद्ध में इतने ज्यादा राउंड्स फायर किए गए थे। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 527 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने अपना इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया था और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से यह लड़ाई भी जीत ली थी। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिससे यह पता चलता है कि भारत की सेना कितनी प्रोफेशनल है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त होने के बाद कारगिल की कई चोटियों पर पाकिस्तान के सैनिकों के शव इस तरह से पड़े हुए थे जो आप अभी देख रहे हैं। हालांकि तब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शवों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, शव लेने भी नहीं आए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन सैनिकों के शवों को अपनी सैन्य परंपराओं के तहत वहीं पर दफना दिया था। उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज भारत का सबसे पुराना न्यूज चैनल है, भारत का पहला न्यूज चैनल है और वर्ष 1999 में भी जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से कारगिल युद्ध की बहुत बड़ी कवरेज की थी और पूरे भारत ने कारगिल युद्ध को उस समय जी न्यूज पर देखा था। उस समय मैं खुद कारगिल में मौजूद था। ये जो पूरी कहानी ये बता रहे हैं नवाज शरीफ, वो हमने अपनी आंखों से देखी है, जी न्यूज की टीम ने अपनी आंखों से देखी है और मैंने कारगिल और वहां हुए युद्ध को बहुत तब करीब से देखा था। यह भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसे टीवी के कैमरों की मदद से देश भर में लोगों ने देखा था। पहली बार यह टेलीवाइज्ड युद्ध था। इससे पहले जितने युद्ध भारत ने लड़े तब टेलीविजन था ही नहीं तो लोग देख नहीं पाए। आज हमने आपके लिए 21 साल पुराने इस युद्ध के कुछ यादगार वीडियोस निकाले हैं जी न्यूज की लाइब्रेरी से। इन्हें देखकर आपको भी भारत के जाबाज सैनिकों पर आज गर्व होगा और आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे इस युद्ध का इस्तेमाल करके नवाज शरीफ अब पाकिस्तान की राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं। देखो वो बेटा यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। एक ही रास्ता बच जाता है कि जो हमारे ज़मीन पर आकर बैठे हैं उन्हें जिंदा या मुर्दा अपना देश से हटा दें, अपने ज़मीन से हटा दें। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहाँ एक आम सी बात हो गई है। यहाँ तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। उस समय देश के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उस समय उनके जो बयान थे, उनके जो भाषण थे, वो जी न्यूज़ की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद हैं। उस समय जो युद्ध हुआ था उसकी सारी तस्वीरें और उसके सारे वीडियोज़ आज भी जी न्यूज़ की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और हम आपको बार बार बताते आए हैं, जी न्यूज़ देश का पहला न्यूज़ चैनल है और
जब से जी न्यूज़ की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सब के जो फुटेज है, तस्वीरें हैं, उनकी कहानियां हैं, वो जी न्यूज़ की इस विशाल लाइब्रेरी में आज भी हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.